Namaste investors. This is Dhruv Bajaj from SmartSync Services. In the previous video, we discussed why we believe that co-working space is the next big mega trend in the making, and why we believe कि इंडस्ट्री के इकोनॉमिक्स इतने अच्छे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो फर्म्स इंडिया से ग्रो होगी दे हैव अ एडवांटेज कि दे कैन मेक अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल जो मे बी यूएस की कंपनीज ऐसा नहीं कर पाई थी. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि कौन सी लिस्टेड कंपनीज है जो हमको स्पेस में इंटरेस्टिंग लग रही है एंड क्या की कैपिटल मार्केट में डेवलपमेंट्स हो रही है जिसकी से हमको कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि आगे ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काफी ज्यादा ट्रैक्शन आने वाला है. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द सेशन. So the first company that we will talk about in this presentation is EFC Limited. अब EFC Limited एक पुणे बेस्ड कंपनी है जो अभी काफी अच्छे वे में ग्रो करे लास्ट 7-8 years में, एंड उनके करंटली 35 सेंटर्स है स्प्रेड अक्रॉस मोर देन 7 cities एंड दे हैव टोटल 32,000 सीट्स. एंड ये सितंबर 30 का डेटा है, तो अभी शायद से और ज्यादा इंक्रीज भी हो चुका होगा. अब इनके दो की लाइन ऑफ बिजनेसेस है जनरली. एक तो जो हम लोग कोवर्किंग ऑफिस स्पेस हमने पहले भी डिस्कस करा है कि ये लोग जो ऑफिस स्पेस को लीज पे देते हैं जिसके थ्रू इनको रेंटल मिलता है, तो इनका ये तो एक की बिजनेस है ही. बट एक और इनका इंटरेस्टिंग बिजनेस ये है कि ये लोग जो शेल प्रॉपर्टी होती है, जो बेसिकली कोई स्पेस पड़ी है कोई लैंड मतलब ओनर की, उसमें कुछ इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर या फर्नीचर ये सब नहीं लगाया हुआ है. तो ये क्या करती है, बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं लाइक टीसीएस, वो इनको अप्रोच करते हैं कि आप इसको है ना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे कस्टमाइज सोल्यूशन मतलब जो हमको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बना दो. तो उसको हम इंटीरियर फिट आउट सर्विसेज कहते हैं. वो भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को. अब इनके जो क्लाइंट्स हैं वो काफी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के. रिसेंटली ये लोग ने काफी अच्छे ऑर्डर्स क्रैक करे थे फ्रॉम कोफोर्ज लिमिटेड एंड टीसीएस. ये दोनों काफी बड़ी बड़ी कंपनी एज वी ऑल नो. अब इन लोगों के जो तीन सर्विसेज जो मैंने पहले बताया, रेंटल्स हो गया एक, तो फिर एक इंटीरियर फिट आउट हो गया जिसमें बेसिकली आप इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप करते हैं प्रॉपर्टी का, एंड डिजाइन एंड बिल्ड हो गया. अब इसमें एक मेरे को काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि बट ये तो एक काफी कमोडिटाइज बिजनेस है, तो इसमें आप एक इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो काफी अच्छे कैसे बनाओगे. आफ्टर ऑल अगर कुछ एंट्री बैरियर नहीं है तो इन एन आइडियल कंडीशन सब प्लेयर को इक्वल प्रॉफिटेबिलिटी एंड इक्वल मार्जिन बनाने चाहिए, एज हर कोई एक दूसरे को अंडरकट कर सकता है प्राइसेस पे. तो इसमें सुपीरियर आरओसी कैसे बन सकते हैं बिजनेस में, वो हम डिस्कस करते हैं. वन की एरिया दैट दे हैव एड्रेस्ड इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. अब हमने जैसे पहले डिस्कस करा कि ये लोग जो कोवर्किंग ऑफिस स्पेस होती है उसे ये लोग आगे लीज पे दे देते हैं एंड इससे ये लोग रेंटल लीज कमाते हैं. बट व्हाट दे डन इंटरेस्टिंग इज कि ये लोग जो शेल प्रॉपर्टी पड़ी होती है उसको जाके जैसे ये लोग कस्टमाइज वे में सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो उससे दो चीज होती है. एक तो इनको जो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं डिजाइनिंग एंड इंटीरियर बिल्ड आउट का, उसकी वजह से इनको पैसा मिलता है. सेकेंडली वो क्लाइंट आगे आगे भी इनके पास ही रहते हैं 5 साल, एंड देयर इज हाई चांसेस कि ये लोग ने इनिशियल जो इतना इन्वेस्टमेंट करता है वो सब प्रॉपर्टी में क्लाइंट को अगर रिन्यू कर लेगा तो आफ्टर 5 years तो इनको जो भी पैसा आएगा नेचुरली सब प्रॉफिट में फ्लो होगा, बिकॉज इनिशियल इन्हें जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर दिया उसमें बहुत मेजर इनको चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे. सिमिलरली कोई भी कोवर्किंग ऑफिस स्पेस का वन मेजर एक्सपेंस जो होता है वो होता है फर्नीचर का, बिकॉज फर्नीचर का कॉस्ट काफी हाई होता है. अब इन्होंने एक और इंटरेस्टिंग थिंग ये करी है कि इन्होंने खुद की एक फर्म चालू कर दी है जो पूरे इनका जो सर्विसेज होते हैं उसमें फर्नीचर ये लोग खुद प्रोवाइड करते हैं बेसिकली. तो इसकी वजह से ये लोगों को बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो गया. नेचुरली अगर आप पूरा एरिया जो डिजाइन वो खुद कर रहे हो, उसमें आपके जो की मटेरियल लग रहा है दैट इज फर्नीचर वो आप खुद प्रोवाइड कर रहे हो, आगे लेटआउट भी आप खुद ही कर रहे हो. एंड इनकी एक और अलग कंपनी है कॉल्ड टीसीसी कंसेप्ट. उसके थ्रू ये लोग प्रॉपटेक सर्विसेज देते हैं, बेसिकली टेक ये लोग देते हैं जिसके थ्रू ये लोग नए नए क्लाइंट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. काफी सारी जो सर्विसेज होती है ट्रैकिंग की, बेसिकली कोई भी कोवर्किंग स्पेस में क्या काम कर रहा है उनको की एनालिटिक्स जो भी प्रोवाइड करने होते हैं वो सब भी ये अपनी दूसरी कंपनी के थ्रू प्रोवाइड करती है सर्विसेज. तो ओवरऑल कंप्लीटली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है इनके पास, जिसकी वजह से ये लोग के जो मार्जिन बनते हैं वो काफी सुपीरियर है वर्सेज अदर प्लेयर्स, एटलीस्ट जितना मेरे को डेटा मिल पाया सो फार. सो कंपनीज प्रेजेंट इन द एंटायर वैल्यू चेन, दे डू जो फिटिंग आउट ऑफ द कमर्शियल स्पेस जो मैं बात कर रहा था पहले, उसमें जो डिजाइनिंग का काम होता है उसकी पूरी ये लोग के पास खुद की इन हाउस टीम है, जिसकी वजह से अगेन ये लोग कुछ आउटसोर्स नहीं कर रहे अगर, तो इनकी कॉस्ट सेविंग होगी. बिकॉज अगर ये लोग अपने एम्प्लॉयज को ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे तो नेचुरली मार्जिन उधर हाई होने चाहिए. सिमिलरली फर्नीचर एंड फिक्सचर इनके जो मेजर कॉस्ट होता है ये लोग वो खुद प्रोड्यूस करते हैं एंड आगे ऑफिस स्पेस लीजिंग ये सब भी खुद ही कर लेते हैं. अब एक और की चीज जो है कोई भी कम्युनिटी टाइप बिजनेस में स्पेशली वो ये है कि अगर ये लोग कुछ कस्टमर सर्विस बहुत अच्छे से दे देंगे तो देयर इज अ हाई स्कोप की जो स्टिकीनेस होगा क्लाइंट का, दैट विल बी प्रीटी गुड. अब इन लोगों ने अपने एक एनुअल रिपोर्ट में काफी इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि वी रिफ्रेन फ्रॉम लिविंग एडिशनल फीस फॉर वैल्यूडेड सर्विसेज
सच एज कॉम्प्लीमेंट्री यूजेज फॉर कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग रूम्स। एंड ये जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से काफी सारी जो फर्म्स होती है उस वो लोग ये सब सर्विसेज के अलग से चार्ज भी करते हैं, जो ये कंपनी नहीं करती। तो उस सेंस में दे आर प्रोवाइडिंग सेवरल वैल्यू एडेड सर्विसेज। एंड हमने पहले जो डिस्कस करा था, कोई भी कोवर्किंग स्पेस का काम खाली एक अपनी स्पेस देना नहीं है, उसमें काफी सारी जो एक्स्ट्रा एमिनिटीज होती है वो सब प्रोवाइड करना भी है। तो लाइक ये लोग प्राइवेट केबिन्स, मीटिंग रूम, एक्सेस कंट्रोल, चाय कॉफी जो कि हमारी बेसिक जैसे कैफेटेरियन पैंट्री, वेटिंग एरिया, आईटी सपोर्ट, 100% बैकअप एंड क्लाइंट ग्रीटिंग एट रिसेप्शन। बिकॉज आज एक कोई भी कोवर्किंग स्पेस है उसमें एक जो नॉर्मल रिसेप्शन होता है वो सबके लिए कॉमन होता है। तो नेचुरली आज कोई भी क्लाइंट अगर आ रहा है वो देखेगा कि चलो रिसेप्शन में सब उसको ग्रीट कर रहे हैं, तो उसको एक लगेगा कि चलो अच्छा मेरे को अच्छी सर्विस मिल पा रही है फ्रॉम दैट सेंस। बट सिंस ये लोगों को ये सब सर्विसेज के लिए एडिशनल खर्चा नहीं करना पड़ रहा, दैट इज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो नेचुरली ये लोग काफी सारी सर्विसेज से बेनिफिट करते हैं। अब इसमें एक और चीज इंटरेस्टिंग ये है कि जैसे जैसे ये लोग की ज्यादा ज्यादा सिटीज में प्रेजेंस बढ़ती रहेगी, तो अल्टीमेटली इनकी जो ब्रांड विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। एंड जैसे जैसे ये लोग एक तो अपनी जो वैल्यू चेन है उसमें प्रेजेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर ही रहे हैं, बट साथों साथ ये लोग अभी जो नए नए क्लाइंट्स जो लोग टाइप कर रहे हैं वो काफी ज्यादा मार्की कस्टमर्स है, लाइक टीसीएस या कोफॉर्स। तो जैसे जैसे ये लोग बहुत बड़े प्लेयर्स के साथ एसोसिएटेड होके टाइप्स करेंगे, तो उसके से भी इनकी जो ब्रांड और जो रेपुटेशन है वो काफी इंप्रूव होती रहेगी। एंड दे आर वन ऑफ द चीपेस्ट प्लेयर, जैसे इनने मेंशन करा था कि इनकी एक सीट का कॉस्ट इज अराउंड इज लेस देन $100 पर मंथ आई गेस। इनने कुछ पर्टिकुलर मेट्रिक दिया था जिससे दे वर ट्राइंग टू प्रूव कि दे आर वन ऑफ द चीपेस्ट प्लेयर इन दिस स्पेस। एंड एज वी नो कि ये लोग सिंस बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, तो दे कैन स्टिल मेक डिसेंट मार्जिन्स बाय प्रोवाइडिंग सीट्स एट चीपर रेट। तो इट शोज कि इन अ कमोडिटाइज बिजनेस अगर सब सेम टाइप का प्रोडक्ट ही बना रहे हैं तो आपकी जो कस्टमर सर्विस है दैट इज की। एंड जो आप कॉस्ट में कैसे ऑप्टिमाइजेशन ला सकते हो थ्रू बैकवर्ड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, दैट इज एसेंशियल। अब इनका एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमने जैसे पहले डिस्कस करा था, यूएसए में इंडस्ट्री में प्रॉब्लम इसलिए आई थी बिकॉज उसमें एसेट लाइबिलिटी मिसमैच बहुत ज्यादा हाई था। वेरिन ये लोग जो कोवर्किंग ऑफिस स्पेस के ऑपरेटर है वो जो कोई भी प्रॉपर्टी लीज पे ले रहे थे उसकी लीज बहुत लंबे पीरियड की थी, लेट्स से 5 years। वाइल वो लोग जो आगे कोई भी बिजनेस हाउस को लीज पे दे रहे थे वो लोग खाली 1 से 1.5 साल के लिए ही लीज ले रहे थे। तो नेचुरली जब भी लीज एंड होती तो ये लोगों को एक रिस्क रहता कि बिकॉज इनको जो 5 साल की जो लीज अग्रीमेंट है उसके लिए ये लोगों को रेगुलर लीज रेंटल पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो अनलेस ये लोग अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको ऑक्यूपाई नहीं करेंगे तो इनका रेंटल ईल्ड कहाँ से आएगी जिससे ये लोग आगे पे कर पाएंगे अपनी लीज को। तो नेचुरली इस बिजनेस में ये बहुत रिस्क रहता है कि सिंस आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो काफी लॉन्ग टर्म नेचर की होती है, एंड आपकी जो आपका मतलब बेसिकली रेंटल अग्रीमेंट है फ्रॉम लैंड ओनर वो काफी लंबे पीरियड की होती है, आगे जो आप कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो किसी को ये ऑक्यूपाई करने के लिए वो जनरली काफी शॉर्टर पीरियड के लिए होता है, तो पेमेंट में इश्यूज आ सकते हैं आपको। बट इनके केस में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दे हैव मेंशन्ड समवेयर कि दे डिराइव 95% ऑफ द रेवेन्यूज फ्रॉम लीज एंड रेंटल। एंड इनके जो मेजोरिटी जो लार्ज स्केल क्लाइंट्स होते हैं जो मैनेज ऑफिस स्पेस वाले जो क्लाइंट्स होते हैं उससे इनका मेजर रेवेन्यूज आता है। एंड जिसमें जो अग्रीमेंट पीरियड होता है दैट इज वेरी हाई, लाइक 3 to 5 years का। तो इसमें जो एएलएम मिसमैच का जो रिस्क है वो काफी ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है। अब अगेन इसमें की रिस्क तो है कि इनका काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स पे डिपेंडेंस हाई रहेगा, बट एट द सेम टाइम सिंस आपका अग्रीमेंट की जो लीज अग्रीमेंट बेटर कंडीशंस में होती है, सेकेंडली आपकी जो ऑक्यूपे मतलब ये यूटिलाइजेशन लेवल्स होते हैं दैट आर अश्योर्ड कि 3 से 5 साल के लिए लोग रहने वाले हैं, तो आपकी यूटिलाइजेशन रेट्स आर वेरी हाई। तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस मॉडल ज्यादा सिक्योर हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। एंड एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर, मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यूज कम फ्रॉम मैनेज्ड ऑफिस एंड डिजाइनिंग सर्विसेज। तो अगेन यूटिलाइजेशन एश्योर्ड रहेगी, डिपेंडेंस ऑन को वर्किंग स्पेसिस काफी ज्यादा कम रहेगी, एंड इनका जो ओवरऑल रेवेन्यू बेस है दैट इज वेरी डाइवर्सिफाइड। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले मेंशन करा था कि ये लोग ने रिसेंटली काफी अच्छे कस्टमर्स के कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है। तो ये लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट मिले थे दैट वर एक्चुअली फॉर डिजाइन एंड बिल्ड सर्विसेज, जो हमने पहले डिस्कस करा था कि कैसे ये लोग जो शेल प्रॉपर्टी होती है उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लोग डेवलप करते हैं एज पर द क्लाइंट्स स्पेसिफिकेशन। तो जो भी इंटीरियर का काम हो गया, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, सब ये लोग खुद करते हैं। तो नेचुरली सिंस ये लोग पूरे वैल्यू चेन में प्रेजेंट है एंड इनके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट से रेवेन्यूज आ रहे हैं, रेंटल से भी आ रहा है, फर्नीचर एंड फिटिंग से भी आ रहा है, एंड इंटीरियर डिजाइनिंग से भी आ रहा है। तो इनका जो रेवेन्यू बेस है दैट इज अ बिट डाइवर्सिफाइड। अभी नीरज मराठी जी करके एक बहुत फेमस मतलब काफी अच्छे मार्केट इन्वेस्टर है जिन्होंने एक्चुअली रिसेंटली एक बिजनेस में इन्वेस्ट करा था विच इज ऑल्सो इन कोवर्किंग ऑफिस स्पेस, एंड उसके वो करंटली प्रमोटर भी है।
तो दैट बिजनेस इज बूटस्टार्ट। अब उन्होंने एक रिसेंटली काफी अच्छा वेबिनार करा था ऑन फैक्टर्स ड्राइविंग कोवर्किंग स्पेसेस, एंड दिस वेबिनार वाज कंडक्टेड बाय पराग पारिक, पीपीएफएस म्यूचुअल फंड। अब उस पर्टिकुलर वेबिनार में इन्होंने काफी सारे की फैक्टर्स बताए थे जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री तो इंटरेस्टिंग भी है, एंड क्या की मेट्रिक्स आपको फोकस करना चाहिए टू असेस अ कंपनी। अब उसमें इन्होंने जो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई थी वो ये थी कि रेट्स जो होते हैं वो अगर ये पर्टिकुलर बिजनेस में आ जाए, दैट इज अगर आज रेट्स का बेसिकली हम आगे डिस्कस भी करेंगे क्या बेसिक बिजनेस होता है, बट इनका बेसिकली ये कहना था कि अगर कोई आप रेट स्ट्रक्चर ले आते हो जिसमें आप फंड्स रेस करते हो एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो, एंड वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो अगर आप आगे कोवर्किंग स्पेस को दे देते हो, तो आपको जो रेंटल यील्ड मिलेगी, जो आपकी रेट की जो इनकम होगी, दैट विल बी फार हायर देन योर नॉर्मल रेट। अब बिफोर अंडरस्टैंडिंग की ये यील्ड हाई क्यों होगी, लेट्स अंडरस्टैंड कि रेट होता क्या एग्जैक्टली। रेट इज नथिंग बट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। और इसमें जनरली क्या होता है कि सिंस जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जैसे मेरे जैसे, हमको अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी करना है, बट बिकॉज एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सारा फंड चाहिए होता है, तो नेचुरली जैसे म्यूचुअल फंड में हम क्या करते हैं कि हम सब थोड़ा थोड़ा पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे म्यूचुअल फंड जो बॉडी है वो कलेक्टिवली पूरा पैसा अक्यूमुलेट करके किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देती है। तो सिमिलरली रेट्स में भी यही होता है कि काफी सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रेट को अपना पैसा देते हैं टू मैनेज, एंड ये लोग रेट क्या करती है, जो पैसा इन्वेस्ट करना होती है वो प्राइमरली खाली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में करती है, लाइक मॉल्स हो गया, ऑफिस स्पेस हो गया, वेयर हाउसेज हो गया, इवन होटल्स एंड अपार्टमेंट्स। एंड देन उसको जो ये आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं ये रियल एस्टेट में, उससे इनको कुछ ना कुछ तो रेंटल यील्ड मिलती होगी। अब रेट क्या करता है, उसको जो भी रेंट इनकम आती है फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी वो डिविडेंड के फॉर्म में अपने इन्वेस्टर्स को वापस दे देता है। सो दिस इज प्राइमरली द कंसेप्ट ऑफ रेट। अब इसमें हमने जैसे देखा है कि जनरली पास्ट में क्या होता था कि हम लोग ऑफिस स्पेस जो होता था, मॉल्स होता था एंड वेयर हाउसेज होते थे, उसमें जनरली रेट ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती थी। बट व्हाट नीरज मराठी जी बेसिकली सेइंग कि अगर आप सिंस आप होटल या ये सब बेसिक ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें बिकॉज उसकी जो रेंटल यील्ड होती है खुद ऑफिस ओनर की वो इतनी हाई नहीं होती, कि आपकी खुद की जो इनकम होती है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वो इतनी हाई नहीं होती, और नेचुरली आप जो डिविडेंड्स देते हो अपने इन्वेस्टर्स को वो उतना हाई नहीं होती। वेर एज सिंस वी हैव डिस्कस बिफोर, कोवर्किंग स्पेस में आपकी जो इनकम होती है अगर आप खुद ऑपरेट कर रहे हो वो काफी ज्यादा डिसेंट होती है। तो नेचुरली अगर आप कोई कोवर्किंग स्पेस के ऑपरेटर को पैसा दोगे कि भाई हम तेरे अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तू जो भी इनकम जनरेट करेगा उसका हमको एक सर्टेन पोर्शन डिविडेंड के फॉर्म में रिटर्न करना। तो नेचुरली अगर आप कोई कोवर्किंग स्पेस में इन्वेस्ट करोगे वर्सेस अब ट्रेडिशनल कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो आपके जो रिटर्न आने के चांसेस होते हैं दैट आर फाई हाई है। तो उन्होंने जैसे मेंशन करा है कि आप अगर रेट स्ट्रक्चर में कोवर्किंग स्पेस में इन्वेस्ट करोगे तो आपकी जो यील्ड हो सकती है दैट कैन बी 1 to 1.5% हायर देन नॉर्मल रेट। इसलिए ही बिलीव कि अभी तक कोई मेजर प्लेयर नहीं है इस इंडस्ट्री में जो कोवर्किंग स्पेस की रेट्स में कर रहा है काम, बट अगर कोई प्लेयर इस इंडस्ट्री में आएगा तो देर इज हाई स्कोप की काफी अच्छा बिजनेस बन सकता है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। तो ईएफसी लिमिटेड करंटली यही काम कर रही है, बेसिकली दे हैव फॉरवर्ड इनटू रेट्स टू अर्न हायर यील्ड फॉर द स्टेक होल्डर्स। से लोगों ने अभी एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक ये नया रेगुलेशन लाए थे वेर दे परमिटेड स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट दैट इज स्मॉल रेट्स। तो ये लोग ने रिसेंटली अभी एक अपनी अलग से सब्सिडी इनकॉर्पोरेट करी है टू डू दिस टाइप ऑफ बिजनेस, जहाँ पे ये लोग ने मेंशन करा है कि दैट द कंपनी वुड अक्वायर एंड मैनेज कमर्शियल रियल एस्टेट एंड लीज आउट एज मैनेज सर्विसेज शेयर ऑफिस स्पेसेस। बेसिकली ये लोग कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे एंड इस प्रॉपर्टी में आगे ये लोग कोवर्किंग स्पेस के ऑपरेटर को दे देंगे, जो कि जनरली ये लोग खुद होंगे, जिसकी वजह से ये लोग बेटर इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कमा पाएंगे। अब इसमें इंटरेस्टिंग थिंग ये कि सिंस ये लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं दैट इज कोवर्किंग स्पेस का, तो ये लोगों को अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छी है कि कौन सी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कितना अच्छा रेंटल इनकम आता है। एंड सिंस ये बिजनेस में इतना मेजर एसेट इन्वेस्टमेंट या आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, दिस इज अ वेरी एसेट लाइट बिजनेस जस्ट लाइक एनी म्यूचुअल फंड, तो नेचुरली आपके जो आरओईज होते हैं दैट कैन बी वेरी गुड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस। अब इसका बेनिफिट हमको कैसे हो सकता है वो देखना चाहिए। फर्स्ट फॉर ईएफसी इज कि एक तो जो रेट्स का मार्केट है दैट इटसेल्फ इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस, एंड सिंस जो रेट्स इन कोवर्किंग स्पेस इज स्टिल लेस एक्सप्लोर मार्केट, तो नेचुरली इस बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटीज है। अभी इसमें से कितना रेवेन्यूज आ सकते हैं फॉर दिस कंपनी दैट इज टू अर्ली टू से,
बिकॉज ये अनाउंसमेंट कंपनी ने काफी रिसेंटली करी थी एंड दे हैव गिवन द गाइडलाइन कि आफ्टर 2 to 3 months ये बिजनेस स्टार्ट होगा, तो तब हमको और बेटर डेवलपमेंट्स मिलेगी। बट वन कैन सी कि काफी लास्ट फ्यू ईयर्स में रेट का काफी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। एंड इनको ये बेनिफिट होगा एक तो कि इनको एक्सेस टू कैपिटल मिल जाएगा। बिकॉज पास्ट में क्या होता था, ये लोगों को कोई भी पर्टिकुलर कोवर्किंग ऑफिस पे स्टार्ट करना है तो ये लोगों को अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ती थी एंड खुद से या तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था या तो मेजर अग्रीमेंट्स माना पड़ता था, लीज अग्रीमेंट जो हम कहते हैं। अब क्या हो सकता है कि सिंस ये लोग खुद रेट ऑपरेट करेंगे तो ये लोग इन्वेस्टर से पैसा लेंगे रेट के थ्रू, एंड देन ये लोग जो कोवर्किंग स्पेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते थे वो डायरेक्टली वो रेट्स के थ्रू कर देंगे, जिससे इन्वेस्टर्स को भी बेनिफिट होगा बिकॉज उनको बेटर यील्ड मिलेगी। एट द सेम टाइम ये लोगों को भी कैपिटल मिल जाएगा ज्यादा तेज वे में ग्रो करने के लिए, एंड इनका इक्विटी डाइल्यूशन भी कुछ नहीं होगा। एंड अगेन जो रेंटल इनकम होती है आपकी कोवर्किंग स्पेस में दैट इज वेरी हाई, तो नेचुरली बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा टू इन्वेस्टर्स। एंड अगेन एज वी डिस्कस बिफोर कि इसमें जो बैलेंस शीट में आपको जो स्ट्रेस होगा वो काफी ज्यादा कम होगा, एंड आपकी जो अग्रीमेंट्स हो पाएगी ऑफिस स्पेस के लिए। अब पहले बेसिकली क्या होता था कि सपोज मैं कोई ऑफिस स्पेस ओन करता हूँ एंड मैं अगर कोई कोवर्किंग स्पेस को आगे ऑफिस स्पेस लीज में दे रहा हूँ, तो एक रिस्क ये था कि अगर ऑफिस स्पेस जो ओनर है वो रियलाइज कर ले कि अगर मैं खुद भी पूरा डिजाइनिंग का काम कर लूँ एंड मैं अगर ये खुद से लेट आउट कर दूँ तो मेरे को कोई कोवर्किंग स्पेस ऑपरेटर की तो नीड है ही नहीं, एंड मैं खुद से काम बिजनेस में मतलब आगे कर सकता हूँ। एंड देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि आगे ये सब डिस्ट्रप्शन आ भी सकता है। तो इससे इनको मेजर ये बेनिफिट होगा कि ये लोग रेट के थ्रू डायरेक्टली प्रॉपर्टी खुद ही बाय कर लेंगे एंड देन खुद को ये लोग आगे लीज भी कर सकते हैं। तो जो एक रिस्क रहता है कि जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो आगे जाके खुद ये काम चालू कर सकता है, या जो इनकी लीज अग्रीमेंट होती है जो करंटली अराउंड 5 years की होती है, देयर इज अगेन अ स्कोप कि जो ओनर है प्रॉपर्टी का वो बोल देगा 5 साल बाद कि नहीं मेरे को ये लीज रिन्यू नहीं करनी, तो फिर वो उसकी जो इतनी इन्वेस्टमेंट करी उसने और जो प्रॉपर्टी में अपने कस्टमर को लाने में बेसिकली एफर्ट्स पुट करे वो सारे वेस्ट में जा सकते हैं। तो वो सब का जो रिस्क है वो ये रेट सॉल्व करता है। एंड लास्टली जो पोटेंशियल कंपटीशन है वो सेफगार्ड करता है इन फ्यूचर, एंड दैट इज व्हाई जो फॉरे इनटू रेट्स दैट कैन बी वेरी गुड इन द फॉर्म ऑफ अर्निंग गुड रेंटल इनकम फ्रॉम देयर पर्टिकुलर रेट बिजनेस, जिससे अल्टीमेटली इनके जो रेट के इन्वेस्टर्स हो गए दैट विल बेनिफिट। इनका बेसिकली एक अलग सा रेवेन्यू स्ट्रीम आ सकता है थ्रू रेट्स, एंड एट द सेम टाइम इनका जो कोर बिजनेस है दैट विल ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज इनको एक्सेस टू कैपिटल मिल जाएगा। अब अगेन एज वी डिस्कस बिफोर रेट इज अ ह्यूज ऑप्शनैलिटी पॉसिबल इन फ्यूचर। तो जो प्रमोटर है उन्होंने एक्चुअली एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में कहा था कि सिंस इंडियाज इकोनॉमी इज इन अ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एंड दिस इज लाइकली टू स्पर इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस सेक्टर्स इंक्लूडिंग रियल एस्टेट बोथ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल, एंड विथ सेबी नोटिफाइंग amended regulations for smaller rates, investors can now own rental yield real estate assets by making minimum investments of rupees 10 lakhs। तो बेसिकली लेकिन आइडिया यही है कि सेबी के काफी सारे न्यू फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं फॉर स्मॉल रेट्स, जिसकी वजह से कंपनीज लाइक ईएफसी विल डेफिनेटली बेनिफिट। एंड नेचुरली सिंस ये इंडस्ट्री काफी तेज वे में आगे ग्रो होने वाली है तो दिस कंपनी विल बेनिफिट गोइंग फॉरवर्ड। अब अगेन दिस इज एन ऑप्शनैलिटी बिकॉज हमको मालूम नहीं कि इसका क्या बड़ा स्केल हो सकता है, नीचे रिवेन्यूज कैसे आएंगे कंपनी को, बट अगेन दिस लुक्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शनैलिटी गोइंग फॉरवर्ड। अब another interesting thing that I personally liked about this business is their iconoclastic management. Mr. Ume Kumar Sahay ji and Abhishek Nabaria ji have started this business around 10 years back. Like 10 years bhi nahi ho gaya, I guess. And within such a short span of time, they have turned this business into a 2000 crore market cap company. सिमिलरली इन्होंने एक और अपनी कंपनी है टीसीसी कंसेप्ट्स नाम की, उसको भी काफी लेस टाइम में 2000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी बना दी है। अब इंटरेस्टिंगली लोग ने जो बिजनेस जो स्केल करा है काफी लोगों को ये लगेगा कि अभी कुछ रिवेन्यूज तो आने स्टार्ट हो ही नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक बबल में हो सकता है। बट अगर आप ईएफसी लिमिटेड की पीएनएल स्टेटमेंट देखोगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द पेस एट विच दे हैव ग्रोन इन द लास्ट फ्यू इयर्स, व्हिच शोस कि ऑपरेशनली भी ये बिजनेस काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि दे आर ब्लिट्ज स्केलिंग देयर बिजनेस, दैट इज दे आर स्केलिंग देयर बिजनेस एट अ वेरी फास्ट पेस। सेकेंडली सेकेंड थिंग दैट इंटरेस्ट मी रिगार्डिंग देम इज बिकॉज ये बिजनेस थोड़ा ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, जब आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स या लीज रेंटल जो अग्रीमेंट्स होती है उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए होता है, तो आपकी जो एबिलिटी होती है टू रेज कैपिटल दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग अ सक्सेस और अ फेलियर स्टोरी। बिकॉज जितना आप स्पीड में ग्रो करोगे बिजनेस में उतना आपका फुटहोल्ड स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। एंड ये दो प्रमोटर्स ने काफी अच्छा स्किल दिखाया इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू रेज फंड्स फ्रॉम मार्केट इन्वेस्टर्स, एंड हम आगे डिस्कस करेंगे कौन से इन्वेस्टर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट करा है। बट इट अगेन शोज कि बिकॉज दिस कंपनी सच अ यंग कंपनी
and still they are able to attract investors from very good investors, so something interesting might grow up going forward. And they are very smart business operators, as we have seen before. ये लोग पूरी वैल्यू चेन में जो भी एरियाज है, राइट फ्रॉम डूइंग इंटीरियर फिट आउट्स, फर्नीचर जो सप्लाई करना है वो, ऑफिस स्पेस लीज करनी है वो, प्रॉपटेक जो रिक्वायर्ड होता है वो, या फिर अभी जो रेट्स की हम बात कर रहे हैं, सब एरिया में ये लोग प्रेजेंस लाने की अपनी ट्राई कर रहे हैं एंड कंप्लीटली इंटीग्रेशन रख रहे हैं एंड पूरी वैल्यू चेन में प्रेजेंट रहने की ट्राई कर रहे हैं, जिसके से बिजनेस में काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शनैलिटीज आई जा रही है रेगुलरली, विच ऑल्सो अगेन मेक्स दिस बिजनेस वेरी डिफिकल्ट टू वैल्यू, बट दैट shows कि they are very smart business operators. One only key concern that we will talk about later as well is कि काफी ज्यादा इक्विटी डाइल्यूशन हुआ है प्रमोटर्स की स्टेक में स्पेशली, एंड दिस इज नेचुरल बिकॉज ये लोगों ने लास्ट 2 years में स्पेशली काफी ज्यादा फंड रेज करा है. तो नेचुरली अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है एट अ फास्ट पेस, तो आप जब इक्विटी डाइल्यूशन करोगे तो प्रमोटर्स का स्टेक गिरता रहेगा. तो दैट इज अ ग्रे एरिया फॉर मी, बिकॉज अगेन आपको ग्रो करने तो आपको कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, बट द सेम टाइम थोड़ा इक्विटी डाइल्यूशन काफी ज्यादा स्पीड रहा है. तो वी विल नीड टू चेक कि आगे ये लोग कैसे कोई भी अपना जो केपेक्स करना होगा उसको कैसे फंड करेंगे. एंड अगेन देयर आर सर्टेन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, लाइक आई हैव डिस्कस्ड कि ये लोगों की एक और कंपनी है कॉल्ड टीसीसी कंसेप्ट्स, दैट इज आल्सो इनटू अ सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस. उसका जो पोजिशनिंग है दैट इज मोर टुवर्ड्स द टेक पार्ट, जो कोवर्किंग स्पेसेस जनरली यूज करती है, बट उनका भी कोवर्किंग स्पेस के रिलेटेड थोड़ा बहुत काम है, तो that is definitely a risk. अब one key thing that I could observe is कि they are one of the only profitable players in the listed universe. And again listed universe में काफी कम players है, but even unlisted space में काफी कम players है तो इस इंडस्ट्री में काफी consistently profit कमा रहे हैं. एंड उनमें से एक जो है वो EFC लिमिटेड है. अब जैसे हमने पहले डिस्कस करा था कि EFC लिमिटेड का जो रेंटल बिजनेस है, जो ये लोग मैनेज स्पेस को लीज आउट करते हैं, वो बिजनेस काफी स्पीडली ग्रो कर रहा है बिकॉज ये लोग अपने जो सीट्स है वो रेगुलरली एक्सपांड करे जा रहे हैं. बट इनका जो इंटीरियर फिट आउट का डिवीजन है एंड जो फर्नीचर का जो ट्रेड का डिवीजन है, दैट इज ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड पेस. एंड अगर हम इनका लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे तो ये लोग ने 18% के एबिट मार्जिन ट्रैक मतलब क्लॉक करा है, विच इज वेरी डिसेंट फॉर दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री. एंड हमको दिख रहा है कि जैसे जैसे इस बिजनेस का स्केल बढ़ रहा है तो मार्जिन अपने आप बढ़ रहे हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि लोगों के गोइंग फॉरवर्ड क्या मार्जिन प्रोफाइल हो सकती है, बट आई फील कि दिस 18% काइंड ऑफ मार्जिन इज प्रीटी गुड, जो नीरज मार्टी जी ने भी अपने पर्टिकुलर वेबिनार में कहा था. एंड अगर ये लोग ने जब काम स्टार्ट करा था तब इनका इनिशियली लीज रेंटल पे ज्यादा फोकस था, बट नेचुरली ये लोग ने इंटीरियर फिट आउट का काम एंड फर्नीचर और ये सब का काम भी स्टार्ट कर दिया, विच शोज द स्ट्रीट स्मार्टनेस एट द सेम टाइम देयर एबिलिटी टू चर्न आउट प्रॉफिट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. बिकॉज अगर देखा जाए तो ये बिजनेस एक स्टार्टअप की तरह ही है, इट इज लेस देन 10 years ओल्ड, येट ये लोग ने इतना स्पीड में तो ग्रो करे अपने बिजनेस को, बट द सेम टाइम प्रॉफिटेबली ग्रो करे, एंड दैट इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट. हमने अब काफी सारे पॉजिटिव्स तो डिस्कस करे, बट देर आर सेवरल रिस्क. वन की रिस्क इसकी एक तो बिकॉज दिस बिजनेस गॉट रिवर्स मर्ज्ड. सो बेसिकली पहले कोई और एक कंपनी थी जिसका बेसिकली एक शेल कंपनी थी जिसमें कुछ बिजनेस ऑपरेट नहीं था. तो जब प्रमोटर्स ने इस कंपनी में ओपन ऑफर देख के पहले तो कंट्रोल अक्वायर करा था, देन उनकी जो अनलिस्टेड कंपनीज थी उसको मर्ज करा लिस्टेड कंपनी में, एंड देन इसलिए हमको दिख रहा है कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो सडनली बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है. बट दैट इज बिकॉज ये पहले एक शेल कंपनी थी जिसका ये लोग ने अपनी जो अनलिस्टेड कंपनी उसको रिवर्स मर्ज करके लिस्ट करा है. सो बेसिकली दिस इज अ शॉर्टर वे एंड अ मोर स्मार्टर वे टू लिस्ट योर कंपनी इन द एक्सचेंजेस. आजकल काफी सारी कंपनीज रिवर्स मर्जर का वे अपनाती है, या शेयर स्वैप जो हम कहते हैं वो अपनाती है, rather than doing a pure play IPO. सो अगेन अभी काफी ज्यादा डेटा की मतलब अवेलेबिलिटी कम है, एंड जैसे जैसे डेटा अवेलेबल होगा तो और ज्यादा कन्विक्शन आ पाएगा रिगार्डिंग दिस आइडिया. अनदर थिंग इज ALM मिसमैच की पॉसिबिलिटी रहती है पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो वो भी एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क है, नॉट जस्ट फॉर EFC लिमिटेड. अब एज वी हैव डिस्कस बिफोर, इनका जो लास्ट फ्यू इयर्स में इक्विटी डायल्यूशन हैज बीन वेरी मैसिव. तो हम देख सकते हैं कि जो प्रमोटर का स्टेक है वो काफी ज्यादा गिरा है, एंड इट्स नेचुरल बिकॉज ये लोगों को अगर बिजनेस ग्रो करना है तो इनको फंड रेस करने ही पड़ेंगे. बट स्टिल दैट इज अ की रिस्क दैट आई विल कीप ट्रैकिंग गोइंग फॉरवर्ड. ये लोग अगर आगे जाके भी इक्विटी डायल्यूशन करेंगे ज्यादा तो आई विल बी अ लिटिल स्केप्टिक. फिर अगेन इसका जो कॉम्प्लिकेटेड जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो इसलिए है बिकॉज काफी सारी सब्सिडरीज है, एंड इवन नो अभी भी ये लोग जो भी अलग बिजनेस में फॉरे कर रहे हैं उसमें लोग एक पर्टिकुलर सब्सिडी के थ्रू फॉरे कर रहे हैं. तो इतनी सारी सब्सिडी होने की वजह से थोड़ा ट्रैक करने में तो डिफिकल्टी आती है. सेकंड, अकाउंटिंग में थोड़ा आपको इश्यूज आ सकते हैं. ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि कंपनी के अकाउंट्स में कुछ फ्लॉ है, बट एज एन एनालिस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से विद हाई सर्टेनिटी की अकाउंट्स एकदम क्लीन है.
फिर ये लोग ने एक और जो कंपनी स्टार्ट करी, दैट वाज थ्रू अ सेपरेट बिजनेस, लाइक टीसीसी कंसेप्ट करके जो मैं कंपनी कह रहा हूँ, ये लोग ने अगेन सेम रिवर्स मर्जर वाला रूट अपनाया था, एंड वो कंपनी को अलग से लिस्ट करा मार्केट में। सो काफी सारी अलग अलग कंपनीज लिस्टेड स्पेस में ये लोग की आ रही है। तो दैट इज अ की रिस्क, बिकॉज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो यू डोंट नो कि किस एरिया में लोग कितना इंसेंटिवाइज हो गया आगे। सो दैट इज अ रिस्क दैट वी नीड टू कीप ट्रैकिंग गोइंग फॉरवर्ड। एंड अगेन दिस इज अ वेरी कमोडिटाइज बिजनेस, तो वी आर नॉट श्योर कि कैसे इनके मार्जिन मेंटेन हो गए। वन थिंग दैट वी कुड आइडेंटिफाई इज, ऑल्दो इट इज अ कमोडिटाइज प्रोडक्ट, बट द सर्विसेज दैट दे आर ऑफरिंग एंड देयर प्रेजेंस इन द एंटायर वैल्यू चेन ensures कि इन लोग के मार्जिन शुड बी हायर देन देयर पीयर्स। बट ये आगे कैसे रेप्लिकेट होगा एंड हाउ विल दिस प्ले गोइंग फॉरवर्ड, वो एक की रिस्क है, बिकॉज अगेन कमोडिटाइज बिजनेस है। एंड वन की रिस्क रिगार्डिंग दिस बिजनेस इज कि दिस इज ससेप्टेबल टू इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। अभी जैसे कोविड आया था, तो उसमें बेसिकली वी वर्क जो करके कंपनी थी, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, उसमें प्रॉब्लम ही आई थी। बिकॉज जब कोविड आया था, एंड सिंस ये लोगों की जो लीज रेंटल अग्रीमेंट होती है, जो बिजनेस ओनर होता है, वो काफी शॉर्टर पीरियड के लिए होती है जनरली। तो नेचुरली जैसे ही कोविड आया, वो लोगों ने अपनी जो लीजेस थी वो एकदम बंद कर दी कि ठीक है, या तो हम लीज अभी बीच में छोड़ रहे हैं, या फिर हम वो लीज को रिन्यू नहीं करेंगे। तो नेचुरली सिंस इन लोगों ने तो लॉन्गर पीरियड के लिए लीज लेके रखी थी, एंड जो बिजनेसेस जिसको इश्यूज आए थे, उन्होंने सडनली अपनी लीज फॉरफिट कर दी। तो ये लोग जो रेंटल जो इनको एक्सपेंसेस जो इनकर करने हैं, वो कैसे इनकर करेंगे? सिंस कोई भी इकोनॉमिक डाउनटर रहेगा, तो नेचुरली आज मैं अगर बिजनेस हूं तो मैं बोलूंगा चलो आज घर से काम करो थोड़ा बहुत, ऑफिस में थोड़ा टाइम के लिए जाने देते हैं, बिकॉज हमें कैश की काफी ज्यादा इश्यूज आ रही है। सो ऐसे टाइप के बिजनेस आर वेरी हाईली ससेप्टेबल टू इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, एंड ये काफी मेजर रिस्क रहेगा, एंड जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ये सिक्लिकल एलिमेंट भी शो कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड, एंड दैट इज वन थिंग दैट वी नीड टू कीप ट्रैकिंग। एंड अगेन देयर इज वेरी हाई डिपेंडेंस ऑन स्टार्टअप्स एंड आईटी सेक्टर। अब एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी जो मेरे को नीरज जी की वीडियो से मालूम पड़ी थी, वो ये थी कि काफी बार क्या होता है, जो स्टार्टअप्स होते हैं वो इनिशियल स्टेजेस में कोवर्किंग स्पेस को प्रेफर करते हैं। तो उन्होंने अपनी वीडियो में एग्जांपल देते कि कोई पर्टिकुलर कंपनी थी जो 5 सीटों से स्टार्ट करी थी, एंड वो लोग ने बूटस्ट्रैप जो उनकी खुद की कंपनी है, उसके अंदर ही अपने बिजनेस को स्केल अप कर लिया था फ्रॉम 5 सीट्स टू 120 सीट्स। तो इट साउंड वेरी इंटरेस्टिंग। बट अगेन जैसे वो लोगों का स्केल बढ़ गया, वो लोगों को काफी अच्छा फंडिंग मिल गया, तो व्हाट दे थॉट इज कि चलो अब कोवर्किंग स्पेस से काम नहीं करेंगे, हम लोग अपनी खुद की अलग से प्रॉपर्टी बना लेंगे जहाँ पे हमारा ऑफिस रहेगा। तो देयर इज हाई स्कोप कि जैसे जैसे बिजनेसेस ज्यादा बढ़ते रहेंगे, दे माइट फॉरफिट कोवर्किंग स्पेस एंड खुद खुद अपना अलग सा ट्रेडिशनल ऑफिस स्पेस चालू कर दे। सो दैट इज अ रिस्क इन दिस बिजनेस, एंड सिमिलरली आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा डिपेंडेंस है। एंड ऑल्दो लास्ट काफी सालों से आईटी सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट इन रिसेंट टाइम्स वी हैव स्टार्टेड सीइंग कि larger players like Wipro and Infosys are showing degrowth in their employee count, which is quite rare, जो काफी सालों से हुआ नहीं था। एंड सिंस इनका जो डिपेंडेंस होता है वो यही है कि आईटी के जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी जितनी ज्यादा सीट्स की यूटिलाइजेशन होगी, उतना इनका रेवेन्यूज बढ़ेगा। तो नेचुरली अगर एम्प्लॉय काउंट कम होता रहेगा, तो सीट्स की यूटिलाइजेशन भी कम होगी। तो ये की रिस्क है, बिकॉज इनका डिपेंडेंस है ऑन आईटी सेक्टर। एंड अगेन ये जो इंडस्ट्री है, इसमें कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, बिकॉज वन बिग एंट्री बैरियर फॉर दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज की कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है। एंड आजकल सिंस स्टार्टअप्स को इजीली फंडिंग मिल जाता है कंपेरेटिवली, तो नेचुरली काफी सारे स्टार्टअप्स काफी ज्यादा फंडिंग गैदर कर रहे हैं टू एक्सपांड इन दिस स्पेस। बिकॉज जैसे हमको दिख रहा है कि इंडस्ट्री में काफी अच्छा ग्रोथ है, वैसे काफी सारे प्लेयर्स को दिख रहा है, तो नेचुरली सप्लाई में भी काफी अच्छा ग्रोथ आने वाला है, जिसके से ये स्पेस थोड़ा कंपेटिटिव भी हो सकता है। एंड अगेन एज वी डिस्कस बिफोर, सिंस ये लोग का मैनेज्ड ऑफिस बेस से बिजनेस से काफी ज्यादा रेवेन्यूज आते हैं, तो उसमें लार्ज क्लाइंट्स का काफी ज्यादा रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है। तो वो चीज भी हमको कंसिस्टेंटली ट्रैक करनी है। एंड अनदर की रिस्क जो मैंने एक्चुअली स्लाइड में मेंशन नहीं करा, वो ये है कि सिंस ये लोग ने रिसेंट टाइम्स में काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को इक्विटी इशू करी है, एंड अगर आप इसके इक्विटी शेयर्स होल्डर की काउंट देखोगे इन माइनॉरिटी साइड, तो पब्लिक शेयर होल्डर्स आर ओनली अराउंड 3200, विच शोज की फ्लोट इज वेरी लेस, एज काफी कम शेयर होल्डर्स के पास काफी ज्यादा स्टेक अवेलेबल है। तो मार्केट में जो शेयर ट्रेड भी होते हैं वो काफी ज्यादा कम होते हैं। तो नेचुरली अगर कोई भी बैड न्यूज आएगी या कुछ भी नेगेटिव होगा, तो शेयर प्राइस जो मतलब गिरेगे वो बहुत ज्यादा स्पीड में गिरेगे, एंड बिकॉज जो वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड होती है दैट इज वेरी लो, तो एक रिस्क भी रहेगा। एंड सिमिलरली अगर कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी, तो स्टॉक प्राइस इक्वली फास्ट भागेगा भी। तो ऐसे टाइप के जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें अपन को बिजनेस की स्ट्रेंथ एंड बिजनेस के जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा कन्विक्शन होना चाहिए, तभी आप कंफर्ट से होल्ड कर पाओगे।
बिकॉज शेयर प्राइस में वॉलिटिलिटी होना इज वेरी नेचुरल फॉर दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. सो अगेन दैट इज अ की रिस्क. अब इंटरेस्टिंगली काफी सारे बड़े मार्केट इन्वेस्टर्स ने ये कंपनी का शेयर बाय करे थे एट अराउंड 282 रुपीज एंड आई गेस करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 370 रुपीज. सो सम ऑफ देम इंक्लूडेड सेज वन फ्लैगशिप ग्रोथ फंड विच इज बेसिकली समित वर्टेक्स कंपनी. सिमिलरली जेरोदा ब्रोकिंग हो गया, वनजा सुंदर अय्यर, काफी बड़े बड़े मार्की इन्वेस्टर्स, एच इन्वेस्टर्स एंड बड़ी फर्म्स ने ये कंपनी में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लिया था एंड उन लोगों ने इस बिजनेस में इन्वेस्ट करा था. विच शोज की सिंस इतनी यंग कंपनी होने के बावजूद ये लोग इतने अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स से पैसा रेस कर पा रहे. सो देयर माइट बी समथिंग क्वालिटेटिव इन नेचर जो हमें मे बी करंटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर एनुअल रिपोर्ट में नहीं दिखेगा. एंड दैट्स व्हाई दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी. अब एक क्वेश्चन जो आई एम वेरी श्योर आने वाला है मुझे, वो ये है कि बट ध्रुव, ये स्टॉक तो ऑलरेडी तक भाग चुका है, आपको ऐसा स्टॉक बताओ जो अभी से 10x होगा, ये एक स्टॉक क्यों बता रहे हो? सो फर्स्टली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कोई भी स्टॉक 10x होगा राइट व्हेन यू आर स्टडीइंग दैट कंपनी. बट मुझे ये कंपनी क्यों इंटरेस्टिंग लगती है? बिकॉज आई फील कि आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. बट अगेन मेरे को सेम क्वेश्चन होगा, क्या वैल्यूएशन भूल जाओ, लास्ट 1-1.5 साल में अगर ये स्टॉक ऑलमोस्ट 10x हुआ है तो डोंट यू फील कि ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है बिकॉज शेयर प्राइस काफी ज्यादा मूव हो चुका है. So my humble request is this कि looking at past share price paints a wrong picture, especially in two conditions. So what are those conditions? Let's look at them. First is in case of turnarounds. Let's take the example of Jay Balaji Industries. तो जय बालाजी इंडस्ट्री से काफी सारे इन्वेस्टर्स ने ट्रैक करा होगा. बेसिकली लास्ट फ्यू इयर्स में उसका शेयर प्राइस परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा रहा है. दे आर प्रेजेंट इन, दे प्राइमरली डिराइव द रेवेन्यूज फ्रॉम स्टील पाइप्स एंड इनके और भी काफी सारे बिजनेस लाइक आयरन का काम है. बट इनका जनरली बिजनेस यही है कि लोग स्टील पाइप्स बनाते हैं, स्टील इनका की रॉ मटेरियल रहता है. अब इनके पास्ट में काफी ज्यादा इश्यूज आए थे बिजनेस में. समवेयर की एक तो माइनिंग का बैन लग गया था आयरन ओर में इन कर्नाटका एंड गोवा, जिसकी वजह से इनके जो की रॉ मटेरियल थे उसके प्राइसेस काफी ज्यादा शॉर्ट अप हो गए. फिर इनका जो कोल का जो ब्लॉक था जिससे लोग की वो पावर जनरेट करते थे उसका भी इन लोगों को कुछ रिजेक्शन मिल गया था. फिर लोग ने केपेक्स करने के लिए काफी ज्यादा फंडिंग रेस करा था. बट द सेम टाइम सिंस इनका बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी सडनली एकदम क्रैश हो गई थी बिकॉज दिस बिजनेस इज अ लिटिल सिक्लिकल. तो ये लोग डेट ट्रैप में चले गए थे वेरिन दे वर अनेबल टू पे ऑफ देयर इंटरेस्ट कॉस्ट एंड बिग इवेंट्स लाइक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड एंड काफी लॉकडाउन एंड बेसिकली काफी सारे इवेंट्स हुए थे जिसकी वजह से बिजनेस रॉन्ग में चला गया था. अब अगर हम इसका शेयर प्राइस देखें तो ये शेयर हैज बीन वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर इन द पास्ट 2 years. मोर देन 15x अगर हम लास्ट 1 ईयर का डेटा देखेगा आई गेस. बट मैंने डेट जो उठाई है दैट इज अराउंड 18 अगस्त 2023 जब ये शेयर 230 रुपीज का था. अब लेट्स फॉरगेट कि आगे शेयर प्राइस कैसे मूव करा. हम जब वो शेयर प्राइस ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम देखते हैं तो हम मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स जो होते हैं इंक्लूडिंग मी, हम क्या करते हैं कि हम खाली देखते हैं कि इसका पास्ट पूरे पीरियड में शेयर प्राइस का रनअप कैसा रहा. तो इंटरेस्टिंगली इसका जो शेयर प्राइस का रनअप था, अभी तो चलो चार्ट बहुत बढ़ चुका है तो हमको छोटा दिख रहा है, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months ये शेयर 4x हो गया था. एंड तब वॉल्यूम्स भी ट्रेड हो रही थी. इट वाज नॉट लाइक कि काफी ज्यादा इलिक्विड काउंटर था. इट्स जस्ट दैट विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months दिस शेयर बिकम 4x. तो नेचुरली वी वुड हैव थॉट कि भाई बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है, ऑलरेडी सब चीजें डिस्काउंटेड है, तो लेट्स अवॉइड दिस स्टॉक बिकॉज अगर हम शेयर प्राइस का चार्ट देख रहे हैं तो दैट्स रिफ्लेक्ट्स की एवरीथिंग इज प्राइस्ड इन. एंड वी ऑल नो कि उसके बाद से भी ये शेयर 5x हुआ है. अब वाई हैव आई चूजन दिस पर्टिकुलर डेट? बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि आप इधर से बाय करो इधर से होल्ड करो तो आपका 10x बन जाएगा, बिकॉज इन्वेस्टिंग इज नॉट दैट सिंपल. बट अगर कोई भी इंसान इस टाइम पे एनालाइज कर रहा होता तो आई फील कि इट वॉज स्टिल वेरी इंटरेस्टिंग एट दैट पर्टिकुलर लेवल विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट. अब व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर हम ये 2023 का पीरियड देखें तो वी कैन सी कि इनके लास्ट फ्यू इयर्स में काफी ज्यादा लॉसेस हो रहे थे. इनके एबिटा जो मार्जिन थे दैट वर क्लोज टू 1 to 2%. तो बेसिकली ब्रेक इवन में चल रहा था एंड सिंस इनके इंटरेस्ट कॉस्ट वे वेरी हाई तो ये लोग लॉसेस रिपोर्ट कर रहे थे. बट एक इंटरेस्टिंग चीज होने लग गई थी आफ्टर मार्च 2023. जो इसका नेक्स्ट क्वार्टर था, जून वाला क्वार्टर, उसमें दे मेड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मार्जिन ऑफ 12%. अगर हम मैनेजमेंट का कमेंट्री देखेंगे तो मैनेजमेंट इज स्टिल गाइडिंग कि हम लोग अराउंड 18% के एबिटा मार्जिन क्लॉक कर सकते हैं. तो दैट शोज कि दिस वाज नॉट अ वन ऑफ टाइप ऑफ रेवेन्यूज.
अब हमको दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर पीरियड से जिस टाइम पे इसके जो रिजल्ट आए थे उस टाइम से इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आने लग गए थे, एंड इवन नेक्स्ट क्वार्टर में आई गेस शेयर प्राइस का मूवमेंट इतना कुछ ज्यादा रैम्पेंट नहीं था। तो इस साइड से कुछ तो इसमें बिजनेस में चेंज आने लग गया था, जिसकी वजह से इसकी मार्जिन प्रोफाइल काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। तो बेसिकली बिजनेस वॉज डूइंग अ टर्न अराउंड। अब बना था कि इंटरेस्टिंग थिंग टू नोटिस कि इसके जो इंटरेस्ट कॉस्ट थे वो काफी ज्यादा हाई थे, बट जैसे जैसे इसके बिजनेस की अर्निंग्स बढ़ रही थी इसके इंटरेस्ट कॉस्ट कम होते गए। एंड अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे तो वी कैन सी एन इंटरेस्टिंग थिंग कि इसका जो बोरिंग्स थे दैट चेंज फ्रॉम अराउंड 3000 crores इन FY22 टू नियरली 860 crores इन FY23। अगेन सिमिलर टाइम पे ये सब इसकी अर्निंग्स भी बढ़ रही है, मार्जिन भी बढ़ रहा है, एंड इसकी बोरिंग्स भी कम हो रही है। अब ड्यूरिंग दैट टाइम जो डेवलपमेंट्स हो रही थी जिसकी वजह से वन कुड हैव थॉट कि कुछ तो टर्न अराउंड हो रहा है बिजनेस में, वो ये थी कि एक तो इन लोग का जो डेट था उसका इन लोग ने रिस्ट्रक्चरिंग कर लिया था, जिससे जो टाटा इन्वेस्टमेंट आई गेस था जिसने इन लोग को लोन दिया था, वो लोगों ने अपना जो टाटा कैपिटल था उसने अपना लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया, जिसमें दे रिपोर्टेड अ वन टाइम लॉस कि चलो आप 3000 करोड़ हमको नहीं पे कर सकते, आप उसका 20% पे करो, बट आप हमको वो पे करो। तो उससे क्या हुआ था कि इन लोगों का जो डेट का बर्डन था वो काफी ज्यादा कम हो गया था। सेकेंडली ये लोगों ने इस टाइम पे इक्विटी भी काफी ज्यादा रेस करी थी, जिससे थोड़ी इनकी बैलेंस शीट ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, एंड रिजर्व ये सभी पॉजिटिव हो गए थे इनके। एज वी कैन सी इक्विटी शेयर इनका मतलब इंक्रीज हो रहा था। फिर इनके जो मार्जिन इंप्रूव हो रहे थे दैट वेर पार्टली एडेड बाय एक तो इनका जो कॉस्ट का जो पास्ट में इश्यूज था वो सब इश्यूज तो सॉल्व होने लग गए थे, एट द सेम टाइम दे स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन वैल्यूडेड प्रोडक्ट्स जिसके नेचुरली मार्जिन आर वेरी हाई। करंटली दे आर डूइंग वेरी बिग एम्बिशियस केपेक्स प्लान्स, एंड पास्ट में भी लोग कर रहे थे, जिसके से दिख रहा था कि दिस इज नॉट जस्ट ए वैल्यू ट्रैप वाला बिजनेस कि भाई चलो मार्जिन रिविजन हो रहा है ना बाय कर लो। दिस वाज टर्निंग अराउंड फ्रॉम अ वेरी पुअर क्वालिटी बिजनेस टू अ वेरी रिच हाई क्वालिटी हाई मार्जिन बिजनेस डूइंग गुड केपेक्स विच विल इंश्योर ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। एंड अगेन इनका जो अभी रिसेंट कॉन्फ्रेंस में जो एबिटा मार्जिन का जो गाइडेंस है दैट इज अराउंड 18 to 20%। एंड वन विल वर्डन की चलो ठीक है भाई ये तुक्का था, शेयर प्राइस काफी अच्छा रन अप हो गया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल, बट दिस वाज नॉट लेट सो मच बाय देयर अर्निंग्स मोमेंटम। दैट इज जो शेयर प्राइस भागा वो भागा, बट अर्निंग्स उतने अच्छे वे में इंक्रीज नहीं हुई थी। तो स्टिल वी बिलीव कि दिस स्टॉक इज वेरी एक्सपेंसिव। बट अगर आप इसका करंट लेवल पे भी पी रेशियो देखोगे तो दैट इज ओनली अराउंड 18 times। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज अ चीप स्टॉक बाय एनी मींस, एंड आई हैव नो इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी, बट दिस शोज द फ्लॉ इन लुकिंग एट पास्ट शेयर प्राइसेस। अब जो लोग इस बिजनेस को ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रैक कर रहे थे दे कुड सी कि इसका जो लोन था वो कंप्लीटली रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, उसमें वन टाइम सेटलमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से इसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट का बर्डन है वो काफी ज्यादा हट रहा है। एंड ऑन द अदर हैंड सिंस बिजनेस अपना पूरा ऑपरेशनल बिजनेस को रिस्ट्रक्चर कर रहा है जहाँ पे दे आर फोकसिंग मोर ऑन हायर मार्जिन वैल्यूडेड प्रोडक्ट्स, तो नेचुरली इसके जो एबिटा मार्जिन है वो भी इंक्रीज होने वाले हैं। तो अगर हम ड्यूरिंग दिस पीरियड प्योर बिजनेस को ट्रैक करते हैं वर्सेस ट्रैकिंग द शेयर प्राइस मूवमेंट, तो वी कुड हैव सीन कि आगे भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वेरी गुड। ना आई डोंट नो कि आगे शेयर प्राइस इतना अच्छे से रिएक्ट करता है या नहीं करता, बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि अगर आपने इस लेवल पे खाली शेयर प्राइस को ना देख के पूरे बिजनेस को देखा होता तो यू वुड हैव बीन हाईली इंप्रेस्ड विद दिस टाइप ऑफ बिजनेस। दैट इज माय पॉइंट कि अगर हम टर्न अराउंड के टाइम पे शेयर प्राइस को देखेंगे तो हमको काफी ज्यादा मिसलीडिंग पिक्चर मिलेगी, बिकॉज टर्न अराउंड आर मेंट टू गिव सच टाइप ऑफ रिटर्न्स इफ यू हैव आइडेंटिफाइड द राइट स्टॉक। एंड अगेन आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा टफ काम है, बट सेइंग कि शेयर बहुत ज्यादा रन अप कर चुका है इसलिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, दैट इज अ वेरी रॉन्ग नोशन, एंड दैट्स वेयर वी कैन एक्चुअली डू सम चेंजेस। सेकंड की एरिया जो एक्चुअली हमारी कंपनी में लागू होता है दैट इज मैनेजमेंट चेंज। अब मैनेजमेंट चेंज काफी सारे तरीके से हो सकता है, लाइक आप ओपन ऑफर देखिए कोई कंपनी एक्वायर कर लो जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, या फिर आप कोई एग्जिस्टिंग जो कंपनी है जिसका ऑलमोस्ट सेल एंटिटी है, कुछ मेजर बिजनेस नहीं है, उसको अक्वायर करके कोई या तो न्यू बिजनेस स्टार्ट करो इन डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस, या फिर आपको कोई अनलिस्टेड जो बिजनेस है उसको ऐसा शेयर स्वैप अग्रीमेंट करो जिससे वो कंपनी का ओनरशिप आ जाए बेसिकली बिजनेस में, एंड आपका जो अनलिस्टेड बिजनेस था वो एक तरह से लिस्ट हो जाए, which is generally called as reverse merger. अब वारी रिन्यूएबल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस व्हेन इट कम्स टू दिस। सो ये वैल्यू पिकर का थ्रेड था जिसमें बेसिकली 2017 के टाइम पे आई गेस समवन स्टार्टेड दिस थ्रेड कि संगम एडवाइजर्स करके कंपनी है, इट हैज अ मार्केट कैप ऑफ ओनली 38 करोड़, एंड उसमें जो प्रमोटर्स थे वारी एनर्जी वो लोग ने उस ड्यूरिंग दैट टाइम ओपन ऑफर दिया था। अब उनकी जो प्राइवेट कंपनी थी वो बहुत बड़ी कंपनी थी, सो उस टाइम पे लोग क्या सोच रहे थे कि जैसे जैसे ये बिजनेस का इंटीग्रेशन होता रहेगा एंड रिवर्स मर्जर होगा या फिर ये बिजनेस कुछ उस लाइन में स्टार्ट होगा,
तो नेचुरली ये बिजनेस भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, बिकॉज अनलिस्टेड एंटिटी ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। सो ये बेसिकली एक तरीका होता है टू ट्रैक कि जैसे जैसे मैनेजमेंट चेंज हो रही है तो बिजनेसेस में काफी अच्छा चेंज आ जाता है इन देयर अर्निंग्स प्रोफाइल, देयर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स एंड एवरीथिंग। सो उस टाइम पे जो हितेश दलाल जी करके है, उन्होंने बेसिकली ओपन ऑफर देके कंपनी को अक्वायर कर दिया, जो ड्यूरिंग दैट पीरियड एक शेल कंपनी थी। एंड तब इसका मार्केट कैप वाज ओनली 38 करोड़, एंड दिस इज अराउंड 2017-18 पीरियड। एंड अगर आप शेयर प्राइस देखे होते लाइक इवन 2022 या 21 के टाइम पे आप शेयर प्राइस देखे होते तो आपको हमेशा ये लगता है कि ये शेयर प्राइस तो बहुत ज्यादा रनअप कर चुका है, दैट्स व्हाई वी शुड अवॉइड दिस स्टॉक बिकॉज ये एक्सपेंसिव होगा। नो, आई एम नॉट सेइंग कि स्टॉक एक्सपेंसिव नहीं है, बिकॉज एट करंट लेवल्स आई फील दैट इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब कोई मैनेजमेंट चेंज हो रहा है तो बिकॉज ये बिजनेस ही कंप्लीटली न्यू वे में स्टार्ट होने वाला है, तो नेचुरली जो हम पास्ट के शेयर प्राइस में मूवमेंट देखेंगे दैट इज वेरी इरेलीवेंट। बिकॉज कोई भी मैनेजमेंट चेंज होता है, स्पेशली ये टाइप का जिसमें कोई शेल एंटिटी एक्वायर करके मैनेजमेंट चालू करती है बिजनेस, उसमें इनिशियली जो शेयर प्राइस का रनअप होता है दैट इज वेरी ह्यूज, बिकॉज मार्केट में कुछ फ्लोट ही नहीं होता, विच एक्चुअली हैपेंड इन कंपनी लाइक ईएफसी लिमिटेड। सो अवॉइड दैट एंड थिंक मोर की लॉन्ग टर्म में बिजनेस की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, एंड आपको दिखता है कि आगे 2-3 ईयर्स फॉरवर्ड वेल्थ क्रिएट कर सकता है मैनेजमेंट या नहीं कर सकता। सो इस केस में जो 38 करोड़ की जो कंपनी लोग ने शेल एंटिटी जो अक्वायर करी थी, उसका करंट मार्केट कैप इज अ वूपिंग 30,000 करोड़। अभी आई गेस रिसेंट टाइम्स में और रनअप होता इट हैज टच 30,000 करोड़ मार्केट कैप। तो इट हैज बीन लाइक अ 500 बैगर इन द पास्ट 3 ईयर्स इटसेल्फ। तो जिन्होंने ड्यूरिंग ओपन ऑफर या जब मैनेजमेंट चेंज हो रहा था तब अगर उन्होंने बाय करा होगा तो उनका तो जो वेल्थ क्रिएशन हुआ होगा दैट विल बी इनसेन। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि दिस स्टॉक इज वेरी गुड एट करंट लेवल्स या इसकी वैल्यूएशन चीप है, बट ऐसे केसेस में जनरली क्या होता है जब मैनेजमेंट चेंज होता है तो आपकी जो अर्निंग्स जो होती है वो बाद में फ्लो इन होती है। जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो पहले से प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि चलो फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा प्रमोटर आया बिजनेस में तो ही विल टर्न अराउंड द बिजनेस, या फिर ये इतना स्केलेबल बिजनेस बना लेगा कि नेचुरली अर्निंग्स इतनी अच्छी आएगी कि ये बिजनेस की जो हम अभी करंटली वैल्यूएशन पे कर रहे हैं फॉर ऑलमोस्ट जीरो अर्निंग्स वो जस्टिफाई हो जाएगी। एंड अगेन द लेसन हियर इज कि जब भी मैनेजमेंट चेंज हो थ्रू स्पेशली थ्रू रिवर्स मर्जर्स तो इट लीड्स टू शेयर प्राइस अप्रिसिएशन फर्स्ट एंड देन अर्निंग्स फ्लो। तो आपको जनरली ये दिखेगा आपको शेयर प्राइस पहले भाग जाएगा उसके बाद आपको अर्निंग्स आने स्टार्ट होगी। तो इसलिए शेयर प्राइस पे अगर हम ज्यादा फोकस करेंगे rather देन लुकिंग एट द अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री एंड ओवरऑल ओवरऑल बिजनेस प्रोस्पेक्ट, तो हम लोग ऐसी सारी स्टोरीज मिस कर सकते हैं। एंड दिस इज द केस वेयर ईएफसी लिमिटेड फिट्स, बिकॉज ये शेयर का जब ये रिवर्स मर्जर हुआ था तो फ्रॉम दैट लेवल टिल 280 to 300 लेवल्स स्टॉक प्राइस रैन अप इंसेनली वेल। तो आपको हार्डली कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी टू एक्यूमुलेट द स्टॉक। अगेन काफी जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं जो रेगुलरली अनाउंसमेंट ट्रैक करते हैं, दैट इज कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स, उन्होंने शायद से बाय करा भी होगा, बट मेजोरिटी जो ऑडियंस होगी उन्होंने ड्यूरिंग दैट पीरियड बाय नहीं करा होगा। एंड इट्स कंप्लीटली फाइन इफ यू बिलीव कि आगे जाके बिजनेस स्टिल अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो नेचुरली वैल्यू क्रिएशन हो सकता है। अब अगर हम इसकी वैल्यूएशन को जज करने की ट्राई करें तो अगेन आई एम सेइंग बिफोर हैंडी कि इसकी जो वैल्यूएशन है करंटली दे आर नॉट चीप बाय एनी मींस। अभी मैनेजमेंट का एक इंटरव्यू मेरे को मिला था ऑनलाइन तो उसमें दे हैव मेंशन कि दे हैव टारगेट्स टू ऐड लाइक 60,000 न्यू सीट्स इन द कमिंग 3 ईयर्स। तो फॉर एग्जांपल करंटली इनकी सीट्स अराउंड 32,000 सीट्स है, तो दे आर टारगेटिंग 92,000 सीट्स बाय FY 27। तो ये लोग अगले हर एक साल में 20,000 सीट्स का न्यू एडिशन करने वाले। एंड सिंस करंटली खाली 32,000 सीट्स ऑपरेशनल है तो दैट शोज कि इनकी जो रेंटल इनकम होगी दैट विल बी मैसिव। सिमिलरली ये लोग ने सीधा रेवेन्यू का भी गाइडेंस दिया हुआ है जिसमें दे हैव मेंशन कि FY 24 में दे एक्सपेक्ट टू क्लोज एट 400 करोड़ रेवेन्यू, एंड FY 26 में दे एक्सपेक्ट टू क्लोज द ईयर एट अराउंड 1,000 करोड़ रेवेन्यूज। एंड सिंस आई बिलीव कि रिवर्स मर्जर का केस है जहाँ पे बिजनेस अभी ग्रेजुअली इंटीग्रेट हो रहा है ओवरऑल बिजनेस में, एंड काफी सारे न्यू रेवेन्यू लाइन्स आए आ रही है इस बिजनेस में जिसमें मार्जिन प्रोफाइल शुड बी जनरली हायर। सो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने जो इनका रेट्स और जो भी अलग अदर ऑप्शनलिटीज है उसका मैंने अपने वैल्यूएशन में अभी तक कुछ फैक्टर इन नहीं करा है। मैं इनका प्योर प्ले जो इन्हें गाइडेंस दी है उसमें व्हाट आई हैव सीन इज कि सिंस ये लोग ने लास्ट क्वार्टर में 18% का मार्जिन कमाए थे, एंड आई फील कि दिस इज अ सस्टेनेबल मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड फॉर देम जब ये लोग को फुल ईयर के रिवेन्यूज आने स्टार्ट हो गए। तो बेस्ड ऑन दैट टाइप ऑफ प्रोजेक्शंस दिस कंपनी इज करेंटली प्राइस्ड एट अराउंड 31 times EV to EBIT,
फॉर FY 2024 अर्निंग्स, अगर हम FY 2026 की अर्निंग्स को लेके रखेंगे तो इट इज करंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 12 टाइम्स EV to EBIT, which is not cheap, but which that is not expensive either. So the key observations here are कि जो initial share price appreciation जो होना था post reverse merger, that has already happened. तो जैसे हमने इस केस में देखा था कि जो वारी के बाद इनका जो रिवर्स मर्जर हुआ था, ड्यूरिंग दिस पीरियड काफी अच्छा शेयर ने परफॉर्म करा भी था, बट सिंस इसका जो लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रोफाइल था दैट वाज रीजनेबली गुड, तो उसके बाद भी शेयर केप्ट ऑन डूइंग वेल, बट ड्यूरिंग दिस पीरियड द रनअप वाज लेड बाय ऑपरेशनल परफॉर्मेंस. सो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इनिशियल जो रिवर्स मर्जर होता है उससे जो शेयर प्राइस में जो रनअप आता है वो ऑलरेडी आ चुका है. तो अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैनेजमेंट चेंज आया तो भी रनअप आएगा, बिकॉज दैट इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन. सो आगे जो भी इसकी जो फ्यूचर अर्निंग्स में जो ग्रोथ आएगी उसकी वजह से इसका जो भी शेयर प्राइस में अप मूव आएगा वो आएगा. सेकेंड की थिंग हियर इज टू नोटिस कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर एंटरप्राइज वैल्यू, बिकॉज एंटरप्राइज वैल्यू में दो की फैक्टर्स होते हैं, एक तो आपका मार्केट कैप एंड दूसरा आपका जो डेट होता है. अभी 2 साल बाद या 3 साल बाद ये लोग कितना डेट रेस करेंगे टू ग्रो दिस टाइप ऑफ बिजनेस, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्यूट. तो जैसे जैसे हमको उसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा तो हम उसके हिसाब से अपनी वैल्यूएशन को एडजस्ट करेंगे. एंड अगेन देयर आर सेवरल ऑप्शनैलिटीज इन दिस बिजनेस एंड इन्फॉर्मेशन भी काफी ज्यादा लिमिटेड है, जिसके से वैल्यूएशन करने से करंटली काफी ज्यादा डिफिकल्ट है एंड बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव टास्क है. सो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि इसकी वैल्यूएशन सी पे बाय एनी मींस, बट माय ओनली पॉइंट इज बिकॉज द इंडस्ट्री में टेलमेंट्स इतने स्ट्रांग है एंड बिकॉज दिस इज वन ऑफ द ओनली प्लेयर्स दैट इज richly profitable, so it makes sense to look at this company. Now let's look at some interesting developments in the capital market. So एक जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मेरे को रिसेंटली कॉट हुई थी वो ये थी कि वीवर्क इंक जो है, जो करंटली ऑलमोस्ट लिक्विडेशन स्टेज पे जा रहा है, द वीवर्क इंक इज द पेरेंट कंपनी ऑफ वीवर्क इंडिया. बेसिकली दिस इज अ यूएसए बेस्ड कंपनी. अब सिंस ये लोग ऑलमोस्ट अपना बिजनेस की जो भी क्लोजर ही कर रहे हैं बेसिकली बिजनेस का, तो जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट थी इन इंडिया बिजनेस वो ये लोग सेल कर रहे हैं टू मार्केट इन्वेस्टर्स. अभी न्यूज ऐसी आई थी कि एम्बेसी ग्रुप करके एक कंपनी है जिनका भी इसमें काफी अच्छा स्टेक है वीवर्क इंडिया में, दे विल बी पेयरिंग अराउंड 13% ऑफ द स्टेक. एंड सिमिलरली वीवर्क इंक विल सेल अराउंड 27% ऑफ द स्टेक इफ आई रिमेंबर करेक्टली. सो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनके जो फॉरेन प्रमोटर्स थे दे आर एग्जिटिंग, एंड जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है ऑफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस, सो बेसिकली आज अगर मैं कोई कंपनी को लेने की ट्राई कर रहा हूँ तो अगर मैं 2% के लिए 20 करोड़ पे कर रहा हूँ तो मेरी जो ओवरऑल बिजनेस की जो वैल्यू हो जाएगी बेस्ड ऑन द प्राइस दैट आई एम पेइंग फॉर 2% विल बी अराउंड 100 करोड़ और अदर 1000 करोड़. सो अगेन द आइडिया हियर इज कि जो अभी ये लोग जिस वैल्यूएशन पे एक न्यू अक्वायरर्स आ रहे हैं दैट इज अराउंड 3000 करोड़. एंड उसके हिसाब से अगर हम इसके करंट ऑपरेटिंग मेट्रिक्स देखेंगे तो वी विल सी कि करंटली ये लोग बहुत मेजर लॉसेस इनकर कर रहे हैं. सो ये लोगों के डिस्पाइट रिड्यूसिंग द लॉसेस बाय अराउंड 80%, ये लोगों के लॉसेस फॉर FY 2023 वेर 146 करोड़. सो दिस इज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस सो फार, बट इस बिजनेस में काफी अच्छा स्कोप है कि प्रॉफिटेबल हो जाएगा अनलाइक वीवर्क यूएसए. सेकेंडली देयर FY 2024 का जो सेल्स का एस्टिमेट है दैट इज अराउंड 1800 करोड़. तो उस बेसिस में जो मेरे को ट्रांजेक्शन वैल्यू डिवाइड बाय सेल्स का जो मेरे को मल्टीपल मिल रहा है, सेल्स मल्टीपल जो हमको कहते हैं, दैट इज अराउंड 1.5 times, which is far higher than EFC Limited that is trading at around 4 times या 5 times this. But since EFC Limited में जो ग्रोथ आने वाला है that will be very explosive because of the lower base and since it is very profitable, तो कंपैरिजन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है बिटवीन वीवर्क इंडिया का वैल्यूएशन एंड EFC Limited. And another interesting thing to notice कि big players like Enam Group, Akash Bansali, Carrot Lane and A91 Partners are allegedly basically involved in buying this particular stake. So this shows कि इनाम ग्रुप जैसा ग्रुप अगर इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बेट कर रहा है तो देयर माइट बी सम गुड इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स गोइंग फॉरवर्ड. एंड ये जो आर्टिकल था उसमें ये लोगों ने ये भी मेंशन करा है कि गोइंग फॉरवर्ड दिस कंपनी हैज प्लान्स फॉर एन IPO एंड सिंस दिस इज लॉस मेकिंग कंपनी एंड काफी ज्यादा अच्छा ब्रांड का रेपुटेशन है इंडिया मार्केट में वीवर्क इंडिया का, तो देर इज हाई स्कोप कि ये कंपनी काफी ज्यादा रिच वैल्यूएशन में लिस्ट होगी. एंड वन की ट्रेंड दैट वी हैव ऑब्जर्व इन द पास्ट इज कि अगर कोई भी बिजनेस बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन में लिस्ट होता है तो उसकी जो दूसरी इंडस्ट्री के जो पार्टिसिपेंट्स है ऑलरेडी जो लिस्टेड है जो कम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं उनकी भी वैल्यूएशन में री रेटिंग आती है. सो दिस इज अ वेरी गुड
phenomena going forward for a company like KFC Limited. Similarly, अभी जो recently जो IPOs lined up है in co-working spaces that are Beehive and AWFIS. Beehive currently revenues is around 200 crores and they are planning to raise IPO of around 500 crores in FY25. So I am expecting कि इसकी जो valuations होगी that will again be very rich. And similarly, AWFIS जो है that is India का one of the leading players in co-working office space. उसके जो investors हैं that are very interesting. तो अगर हम इनका कैप टेबल देखेंगे तो वी कैन सी कि इन्वेस्टर्स लाइक आशीष कचोलिया एंड इवन अर्जुन भाटिया फ्रॉम जुबिलेंट इंडस्ट्रीज या जुबिलेंट ग्रुप, दे आर इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस. एंड बेसिकली काफी सारे मार्केट इन्वेस्टर्स ऑलरेडी AWFIS में इन्वेस्टेड है. तो जब भी इसका IPO आएगा तो नेचुरली न्यूज हेडलाइंस काफी ज्यादा आने वाली है कि दिस मार्केट इन्वेस्टर इज इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस इन प्राइवेट प्लेसमेंट एंड वो बिजनेस का भी लिस्टिंग आ रहा है. सो द आइडिया हियर इज कि जैसे जैसे ऐसी कंपनीज लिस्ट होगी मार्केट में तो जो इंडस्ट्री की जो विजिबिलिटी है वो ज्यादा बढ़ती रहेगी. इंडस्ट्री की जो अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द मार्केट पार्टिसिपेंट वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव होगी. एंड जैसे जब भी IPO आते हैं तब बहुत अच्छे अच्छे नैरेटिव सेट होते हैं कि इंडस्ट्री में इतना अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है तो अब इसको हाई वैल्यूएशन मल्टीपल पे करो. तो इससे जो ऑलरेडी जो इनकम्बेंट लिस्टेड प्लेयर्स है वो काफी ज्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं एंड उनकी जो वैल्यूएशन मल्टीपल है दैट माइट री रेट, अज्यूमिंग कि ये जो कंपनीज है वो काफी रिच वैल्यूएशन पे लिस्ट होगी. अब देयर इज अनदर स्मॉल SME बेस्ड कंपनी फोकस इनटू दिस स्पेस एंड दैट इज Contour Space. So again, this is a very recently listed company. They have 5 key locations in places like Thane, Pune, BKC, Andheri and Mahapur. इनका करंटली जो कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 2200 सीट्स का. एंड इन लोगों ने रिसेंटली IPO करा था जिसमें दे रेज अराउंड 15.6 करोड़. करंट मार्केट कैप इज ओनली 50 करोड़ एंड इनका जो सेल्स फिगर है दैट इज ऑल्सो अराउंड 10 to 12 करोड़. अभी रिसेंटली लोगों ने पोस्ट IPO अपनी सीट्स एक्सपांड करी थी बाय 400 सीट्स. तो दे आर ऑल्सो इन अ डिसेंट ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री. एंड अगेन इसमें इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्कैर्स है इसलिए हम इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे. बट दैट कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी टू कीप ट्रैक गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज द एंटायर इंडस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो अगर इंडस्ट्री में टेलविंड स्ट्रॉन्ग हो गए एंड दीज प्लेयर्स कैन फिगर आउट अ वेरी डिसेंट इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल तो नेचुरली सारे प्लेयर्स विल बेनिफिट. एंड जो स्मॉलर प्लेयर होता है देन दे जनरली बेनिफिट इवन मोर बिकॉज ऑफ द लोअर बेस. So if I have to share my closing thoughts, it is just that ki this is not any investment advice by any means. I am not saying ki KFC Limited is a cheap company. It is a very well done company. What I'm trying to say is because this industry is very interesting, I feel that these are the listed companies which one should look at. And I personally believe कि KFC Limited ने जो past में performance दिखा है, so it is a very interesting company to keep tracking going forward. Even though if you feel the valuations बहुत ज़्यादा obscene है and it doesn't make sense for you to invest at current valuations. Because again जो कोवर्किंग स्पेसेस का पेनिट्रेशन है, एक तो हमारे जो ऑफिस स्पेस का जो पेनिट्रेशन है दैट विल कीप इंक्रीजिंग गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता रहेगा, ज्यादा ज्यादा IT एंड अदर सर्विस वाले सेक्टर्स बूम होते रहेंगे तो नेचुरली जो ऑफिस स्पेस का जो रिक्वायरमेंट है वो इंप्रूव होता रहेगा. एंड द की थीसिस हियर इज कि पोस्ट कोविड जो ऑफिस स्पेसेस का जो ग्रोथ है वो तो आगे बढ़ने ही वाला है बट द शेयर ऑफ फ्लेक्सी स्टाफ दैट इज जो हम लोग कोवर्किंग ऑफिस स्पेस कहते हैं इन ओवरऑल ऑफिस स्पेस वो भी बढ़ता रहेगा. तो जो पेनिट्रेशन था जो फॉर एग्जांपल 2023 में इट वाज अराउंड 13%. सो इट इज एस्टिमेटेड कि बाय FY26 इट विल बी अराउंड 16%. तो नेचुरली एक तो ओवरऑल जो ऑफिस स्पेस की इंडस्ट्री है दैट विल ग्रो एट अ वेरी डिसेंट पेस. एंड सेकेंडली देयर विल बी वैल्यू माइग्रेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल ऑफिस स्पेस टू कोवर्किंग ऑफिस स्पेस. तो नेचुरली दिस इंडस्ट्री हैज वेरी गुड टेलविंड्स which makes it very interesting to study at current levels. So I hope you like this session. In case you have any recommendation, suggestion or feedback regarding the video, then feel free to share in the description, in the comment section below. Thank you so much for watching this session.